हेलो एवरीवन, सरल क्लासेस रेनी में आपका स्वागत है। आज हम अगला पॉइंट देखते हैं, आवेशों का निलंबन। देखो, आवेशों का निलंबन, निलंबन यानी लटकाना। यहां हम आवेशों को क्या करेंगे भाई? लटकाएंगे। दो आवेश है हमारे पास। ये कोई सतह है जिस पर हमें लटकाना है आवेशों को। यहाँ पर एक L लंबाई की डोरी बंधी हुई है, स्मॉल L लंबाई की दो डोरियां बंधी हुई हैं। इन दोनों डोरियों के एंड पे, दोनों डोरियों की लंबाई समान है, दोनों डोरियों के एंड पे हमें आवेश लटकाने हैं। मैंने आवेश लटकाए यहाँ। अब देखो, लटकाए गए आवेशों की प्रकृति। ये दोनों आवेश जो हैं वो सजातीय हों, दोनों आवेश विजातीय हों। हम बात करते हैं सबसे पहले विजातीय आवेशों की। जैसे एक आवेश हमने विजातीय में एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? आपस में अट्रैक्ट, आकर्षित हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। तो विजातीय आवेशों में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। अब बात करते हैं हम सजातीय आवेशों की। जैसे दोनों हमने धनावेशित ले लिए या दोनों ऋणावेशित ले लिए। इसमें क्या होगा भाई? दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर भाग जाएंगे। अब इसी में हमारी जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो बनती है। अब देखिए किस प्रकार से बनती है कि हमारे ये दो L लंबाई की डोरियों से दो आवेश बंधे हुए हैं। आवेश का मान जैसे इस पर Q1 है और इस पर Q2 आवेश है। ये दोनों आवेश बांधने के बाद क्या है? ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर दूर चले जाते हैं। अब किस प्रकार से चले जाते हैं ये देखिए। प्लस Q1 आवेश और प्लस Q2 आवेश। इस प्रकार से ये दूर दूर आ गए। डोरियों की लंबाई है L और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। अब देखो, हमें यहाँ आवेशों के संतुलन की बात करनी है कि ये यहाँ रुका हुआ है। अब कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी? भाई ये दोनों आवेशों को जब लटकाया जाएगा तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करना हो। एक ये कोण, एंगल कितना हो, इसको भी कैलकुलेट करना हो। तो इन सब चीजों के लिए क्या करेंगे? हम कोई भी एक आवेश ले लेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। इन दोनों में से किसी भी एक आवेश पर क्या करेंगे? हम बल लगाएंगे। बलों के कैलकुलेशन देखेंगे कि बल कहाँ कहाँ किस प्रकार से लग रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस पर करते हैं भार बल की बात। आप सब जानते हो भार बल हमेशा नीचे की ओर लगेगा। अब जैसे अगर इस पिंड का द्रव्यमान या आवेश का द्रव्यमान स्मॉल m है तो इस पर भार बल नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा? mg लगेगा। क्लियर है? अब देखो, इस पर हमारा स्थिर वैद्युत की जो वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत की का वो वैद्युत बल लगेगा। अब वैद्युत बल किस ओर लगेगा? दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो किस प्रकार का बल लगेगा? प्रतिकर्षण के का। तो प्रतिकर्षण लगेगा इस और बल लगेगा एक स्थिर वैद्युत की Fe। इस बल का नाम दे दिया हमने Fe। Fe का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत की बल। अब देखो, इस रस्सी में क्या लगेगा? इस रस्सी में लगेगा तनाव बल। रस्सी में तनाव बल लगेगा। ठीक, अब इस तनाव बल के घटक करते हैं हम। इस तनाव बल के घटक करने के लिए ये एंगल थीटा है, तो मैंने एक लाइन खींची इस प्रकार से। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है बात? अब देखो, थीटा के साथ वाला घटक क्या कहलाता है? कॉस। तो ये जो घटक बनेगा वो टी कॉस थीटा बनेगा। टी कॉस थीटा। टी क्यों लिखा? क्योंकि हम घटक टी के कर रहे हैं। और इसके लंबवत वाला जो घटक है, ये वाला जो घटक बनेगा वो क्या बनेगा? टी साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इस प्रकार देखिए, आवेशों के संतुलन के लिए या संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है भाई? आमने सामने के बल समान रहेंगे। जैसे ये संतुलित रहना चाहिए। अगर ये बल ज्यादा रहेगा तो ये इस ओर खिसकने लग जाएगा। ये नीचे वाला भार बल ज्यादा रहेगा तो ये नीचे इस प्रकार से खिसकेगा। अगर ये आमने सामने के बल जैसे Fe और T sin थीटा बराबर रहेंगे और T cos थीटा और mg बराबर रहेंगे, तो ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। बलों की साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा T sin थीटा का वैल्यू तो किसके बराबर होना चाहिए?
संतुलन के लिए t sin थीटा बराबर होना चाहिए स्थिर वैद्युत के फोर्स Fe के बराबर। अब बात करते हैं हम t cos थीटा की। t cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? t cos थीटा बराबर होना चाहिए mg के। इनको नाम दे दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो t से t कट जाएगा, क्या बचेगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर इधर क्या बचेगा? mg अपॉन Fe अपॉन mg। अब देखो ये क्या बन गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। tan थीटा बराबर क्या हो गया? Fe अपॉन mg। अब देखो यहां से हम अगर थीटा कैलकुलेट करना हो हमको, तो थीटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स Fe अपॉन mg। क्लियर है भाई? बुक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब देखो Fe का वैल्यू हमें यहाँ नहीं दिया होगा कि इतना बल लग रहा है, नहीं, हमको चार्ज के मान दिए होंगे कि 2 आवेश इतने हैं, तो Fe हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। Fe क्या है? स्थिर वैद्युत के बल, और स्थिर वैद्युत बल को किससे ज्ञात कर सकते हैं? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से Fe बराबर कितना होता है? Fe बराबर होता है K, दोनों आवेश का गुणनफल लिखेंगे यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r, और इसका वर्ग r स्क्वायर, यानी Fe का वैल्यू कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू mg आ गया भाई। अब देखो कई बार आपसे r भी कैलकुलेट करवा सकता है, r आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहां से r अगर कैलकुलेट करना चाहें तो tan को इधर ले आएंगे। tan थीटा इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर mg। हमें r कैलकुलेट करना है, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन tan थीटा mg। तो r बराबर कितना हो गया? रूट K Q1 Q2 अपॉन tan थीटा इंटू mg। क्लियर है? अब देखो यहाँ एक कंडीशन और बनती है, tan थीटा का मान बहुत छोटा हो, यानी जो tan थीटा है उसकी वैल्यू 10 डिग्री से कम हो, तब क्या कंडीशन होगी? ये फॉर्मूले जो है वो थीटा के मान बड़े होने चाहिए 10 डिग्री से, तब अप्लाई करेंगे। अगर थीटा का मान 10 डिग्री से छोटा हो तो क्या होगा? इस कंडीशन में थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगा? इस कंडीशन में जब थीटा छोटा होता है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा में, थीटा के बराबर ही हो जाता है। तो यहां देखो वैल्यू लिख देंगे, tan थीटा थीटा के बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर mg। क्लियर है? ये कंडीशन हो गया, r स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है एक, उसमें क्या है, r स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपको, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी हुई है कि दोनों आवेश एक दूसरे से कितना दूर जाते हैं, और आपको वैल्यू दी हुई है किसकी? डोरी की लंबाई। तो इस डोरी की लंबाई से हम r स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो r स्क्वायर का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, ये वाला, ये तो डैश डैश में है, ये लंबाई है l। अब देखो अगर Q1 और Q2 बराबर हो, दोनों आवेशों का मान बराबर हो, तो ये जो इनकी मिडिल स्टेज है, इससे ये वाली दूरी r/2 होगी, और ये वाली दूरी भी कितनी होगी? r/2। क्लियर है बात? ये मिडिल स्टेज है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाली दूरी जो है l है, और ये वाली कितनी है? r/2 है। देखो भाई, अब हमें 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण बन गई। ठीक है भाई, थीटा के सामने वाली लंब बन गई, बची हुई आधार बन गई। अब यहां से हमें साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है? स्मॉल l। साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल l, और कर्ण का वैल्यू कितना, लंब का वैल्यू है r/2।
और कर्ण कितना हो गया, स्मॉल एल। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बन गया, r/2l। यहां से हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है r का, तो r बराबर कितना बन गया, 2l साइन थीटा। यहां से r स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना बन जाएगा, 2l साइन थीटा का स्क्वायर। और इस r स्क्वायर के वैल्यू को हमने जो पीछे फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं वहां पे रख देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कंडीशन कब लगानी है, जब हमको इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी हुई हो और डोरी की लंबाई दी हुई हो। तो इस प्रकार से हम आवेशों का निलंबन करते हैं, आवेशों को लटकाते हैं। एक पॉइंट और देखिए, अगर इनको गुरुत्वहीन समष्टि में लटकाया जाए, यानी जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं हो वहां लटकाया जाए तो क्या होगा, अरे भाई जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जैसे इस प्रकार से ये दो डोरियां लगी हुई हैं, इन पर दो आवेश लटके हुए हैं, यहां नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, mg भार बल। अगर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो क्या mg लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। mg नहीं लग पाएगा तो ये आवेश क्या है, दूर दूर चले जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आवेश दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं और ये एक दूसरे से बिल्कुल जैसे पहले यूं लटके हुए थे अब यूं हो जाएंगे बिल्कुल। क्लियर है बात। ये तीन टाइप हो गई। एक तो यहां अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अगर गुरुत्वहीन समष्टि हो तो दूर दूर चले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो इस तभी बन पाएगा जब दोनों आवेश कैसे हों, विपरीत समान प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के नहीं हो, समान प्रकृति के हों। दो चीज पॉसिबल है इसमें, एक तो r का वैल्यू, एक थीटा का वैल्यू या एक l का वैल्यू, इनमें से कुछ भी ज्ञात करवा सकता है। जैसे आपको r दे दे तो l आसानी से निकाल सकते हो आप, r बराबर क्या होगा, 2l साइन थीटा। क्लियर है बात। तो ये सब वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम आवेशों का निलंबन करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे हम, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में।